नमस्कार साथियों क्लास 12th केमिस्ट्री का रिवीजन टेस्ट जो है 20 तारीख को हो चुका है और इसके कुछ बहुविकल्पी प्रश्न हैं। उनके आज कुछ मॉडल आंसर आपको दे देते हैं। कई स्टूडेंट्स को जो है इसमें डाउट है कि किसका आंसर क्या है, तो आज आपके डाउट्स क्लियर कर लेते हैं। तो साथियों, पहला ही क्वेश्चन जो है इसमें बहुत ज़्यादा डाउट होगा स्टूडेंट्स को। पहला क्वेश्चन ये था कि मोम उदाहरण है। तो साथियों, यहाँ पर मोम उदाहरण है, इसके लिए आपके सामने 4 विकल्प दिए हुए हैं। आयनिक ठोस, सहसंयोजक ठोस, धात्विक ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। लेकिन ये चारों ही रॉन्ग आंसर है, क्योंकि मोम जो है एक क्रिस्टलीय ठोस है। और किस टाइप का क्रिस्टलीय ठोस है, वो किसके अंतर्गत आता है? आणविक ठोस के अंतर्गत आता है। तो आणविक ठोस, जो कि इसमें दिया हुआ ही नहीं है। तो इसमें आप कौन सा भी क्वेश्चन टिक करो, इसका आपको बोनस मार्क्स मिलेगा। तो इसमें से जो पहला क्वेश्चन है, इसका कोई ऑप्शन सही नहीं है। ओके। दूसरा बात करें, एक अंतः केंद्रित घनी इकाई सेल में परमाणु की संख्या। तो जो कोनों पर उपस्थित पार्टिकल है उसका योगदान होता है 1/8, जो और फलक पर होता है उसका योगदान होता है 1/2। इस हिसाब से जो है योग आएगा कितना? 2 आएगा, क्योंकि 1/2 × 2 = 1 और 1/8 × 8 = 1। तो योग जो आएगा 1 और 1 कितना आएगा? 2। अंतः केंद्रित घनी इकाई सेल में परमाणु की संख्या कितनी होगी? 2 होगी। फिर बात करें, किसी ठोस के क्रिस्टल में कितने प्रकार के युग्मी जालक होते हैं? तो यहाँ पर याद रखना साथियों, 7 होते हैं। गैसों की द्रव में विलेयता का नियम दिया था किसने? हेनरी साहब ने दिया था। किसने दिया था? हेनरी ने दिया था। शुद्ध जल की मोललता जो होती है वो कितनी होती है? 55.55 होती है। याद रहेगा आपको। तो ये हो गए विकल्प वाले, सही विकल्प वाले। पहला वाला बोनस मार्क्स में जाएगा। अब बात करें रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, इसमें जो है आपको बता देते हैं। पहला जो है, एक आदर्श विलयन वह है जो पालन करता है, किसका पालन करता है साथियों? राउल्ट के नियम का। तो पहले के लिए आंसर लिखिएगा आप राउल्ट के नियम का। दूसरा जो है, बिंदु दोष क्रिस्टलों में पाए जाते हैं। तो आयनिक क्रिस्टलों में पाए जाते हैं बिंदु दोष। तो दूसरे का जो आंसर है वो क्या है? आयनिक क्रिस्टल है। तीसरा है आपके पास में क्वेश्चन है, अधिशोषित पदार्थों को अधिशोषण सतह से हटाए जाने को कहते हैं। क्या कहते हैं? अधिशोषित सतह से हटाए जाने को क्या कहते हैं? तो विशोषण कहते हैं। अगला है आपका ऑब्जेक्टिव, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का विभव माना जाता है। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का विभव क्या होता है? 0 होता है। कितना होता है? 0 होता है। तो इसका आंसर आप लिखिएगा 0। फिर है, अणुसंख्यता सदैव होती है। तो अणुसंख्यता का मान हमेशा धनात्मक होता है। क्या होता है? धनात्मक होता है। कभी भी ऋणात्मक या 0 नहीं होता है। 0 उसका होता है, अभिक्रिया की कोटि का मान 0 भी हो सकता है, लेकिन इसका मान हमेशा क्या होता है? अणुसंख्यता का मान धनात्मक होता है। तो ये बात हुई रिक्त स्थानों की। अब बात करते हैं आगे एक शब्द वाले प्रश्न। एक शब्द वाले में प्रश्न है, पहला है, यूनिट सेल का घनत्व का सूत्र लिखिए। तो लिखिए, यूनिट सेल या इकाई सेल का घनत्व तो Zm/A3Na, ये फार्मूला हो जाएगा। दूसरा है, फ्रेंकल दोष और शाटकी दोष में अंतर लिखिए। तो मेन जो है अंतर है कि शाटकी दोष में आयन जालक बिंदुओं से गायब हो जाते हैं, जबकि फ्रेंकल दोष में आयन जालक बिंदु को छोड़कर अंतराकाशीय स्थान में चले जाते हैं। ये है। फिर बात करें अपना अगला जो क्वेश्चन है, मोल प्रभाज हेतु प्रयुक्त सूत्र क्या है? तो मोल प्रभाज अलग अलग घटक का निकाला जा सकता है। विलय का मोल प्रभाज, विलय का मोल प्रभाज, जिस अलग अलग घटक का निकाला जाता है। तो जिस भी घटक का निकाल रहे हैं उस कंडीशन में मोल प्रभाज के लिए फार्मूला क्या लिखेंगे कि विलयन के किसी एक घटक के मोलों की संख्या बटे विलयन के सभी घटकों के मोलों की संख्या। यदि किसी विलयन में 2 घटक है तो घटक ए के मोलों की संख्या बटे ए बी के मोलों की संख्या। अगर किसी विलयन में 3 घटक है, ए बी सी 3 घटक है, तो जो भी घटक का अपने को मोल प्रभाज निकालना है, जैसे माना कि ए बी सी 3 घटक है, उस कंडीशन में ए का मोल प्रभाज निकालना है, तो ए के मोलों की संख्या बटे ए बी सी, मतलब सभी ए बी सी मतलब तीनों आ गए, मतलब विलयन के सभी घटकों के मोलों की संख्या। इस तरीके से मोल प्रभाज होता है। तो मोल प्रभाज बराबर विलयन के किसी एक घटक के मोलों की संख्या बटे विलयन के सभी घटकों के मोलों की संख्या। फिर अगला क्वेश्चन आता है आपके पास में, मिसेल को परिभाषित कीजिए। किसको परिभाषित कीजिए? मिसेल को। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है, मिसेल को परिभाषित कीजिए। तो मिसेल क्या है? तो कुछ कोलाइडी ऐसे होते हैं जो कम सांद्रताओं में सामान्य प्रबल विद्युत अपघट्यों की तरह व्यवहार करते हैं, किंतु उच्च सांद्रताओं पर उनके आयन झुंड बनाकर कोलाइडी अवस्था के गुण प्रदर्शित करते हैं। इन पुंजित कणों को क्या कहते हैं? मिसेल कहते हैं। ये मिसेल के लिए डेफिनेशन हो जाएगी। ओके। झुंड बनाकर वही क्या है? पुंजित कण है, झुंड बन जाता है उसको कहते हैं। अब है क्वांटम दक्षता का, अधिकतर स्टूडेंट को ये क्वांटम दक्षता का जो है ये वाला जो क्वेश्चन है इसका जो है आंसर नहीं मिला। तो ये क्या है, कई बुक्स में नहीं दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको बता देते हैं। क्वांटम दक्षता जो होती है, क्वांटम दक्षता किसे कहते हैं? तो दिए हुए समय में क्रिया करने या अपघटित होने वाले अणुओं की संख्या,
बट उसी समय में उतने ही अणुओं द्वारा अवशोषित प्रकाश के क्वांटमों की संख्या। तो ये इसको कहते हैं अपन क्वांटम दक्षता। लास्ट क्वेश्चन बचा है आपके सामने जो है सही जोड़ियों वाला। ये है सही जोड़ियों वाला। अब सही जोड़ियों में भी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है सही जोड़ियों में कि इसका जो सहसंयोजक ठोस है ये बर्फ सहसंयोजक ठोस नहीं, लेकिन फिर भी अपने को यहाँ पे लगाना पड़ रहा है क्योंकि कोई ऑप्शन दूसरा है नहीं इसके सामने। बर्फ क्या है? एक आणविक ठोस है। बर्फ क्या है? एक आणविक ठोस है। ये रॉन्ग है वैसे। प्रति अम्ल अम्लता का उपचार किया जाता है। पेप्टीकरण के लिए विद्युत अपघट्य लिखोगे। अक्रिस्टलीय ठोस के लिए प्लास्टिक है। अक्रिस्टलीय ठोस आयनीय समीकरण ये है, ये K बराबर AE माइनस E/RT। बाकी के क्वेश्चन आप देख लीजिए। किसी विलयन की चालकता पर तनुता क्यों घटती है? क्योंकि आयनों की संख्या घटती जाती है, इसलिए तनुता भी क्या होती जाएगी? घटती जाती है, क्योंकि चालकता डिपेंड करती है आयनों की संख्या के ऊपर। अगला क्वेश्चन है वेग स्थिरांक पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है? ताप के इस प्रभाव के मात्रात्मक रूप से कैसे प्रदर्शित करते हैं? ये क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है मधुमेह के रोगियों के लिए मिठाई बनाने में उपयोग किए जाने वाले मधुरकों के नाम लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रैंकले दोष एवं शाटकी दोष में अंतर लिखिए। वान ठाक गुणांक से क्या अभिप्राय है? इनके अनुप्रयोग लिखिए। फिर अगला क्वेश्चन है शून्य कोटि की अभिक्रिया किसे कहते हैं? इसका एक उदाहरण दीजिए। शुष्क सेल का चित्र बनाइए। शुष्क सेल में कैथोड व एनोड किसके बने होते हैं? उच्च रक्तचाप से पीड़ित व्यक्ति को कम नमक लेने की सलाह दी जाती है, क्यों? पायस के 4 उपयोग लिखिए। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए क्या ज्ञात करना? दर स्थिरांक का व्यंजक ज्ञात करना। संक्षारण किसे कहते हैं? जंग का रासायनिक समीकरण लिखिए। रासायनिक अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक को समझाइए। परासरण दाब अणुसंख्यक गुणधर्म क्या है? समझाइए। परासरण दाब एक अणुसंख्यक गुण है। और 18वां क्वेश्चन है प्रतिशामक, सल्फा औषधियाँ, रंजक, वर्णक, आयोडीन टिंचर को उदाहरण सहित लिखिए। तो ये है आपके टेस्ट हो गया एक तरह से ये, और इस टेस्ट को अच्छी तरह से सॉल्व कीजिए। अगर हमें समय मिला तो इसका मॉडल आंसर जो है आपको बना के दे देंगे, लेकिन अभी तो है मैंने आपको सारे जो बहुविकल्पी वाले जो क्वेश्चन के हैं वो सॉल्व करवा दिए। इसमें एक शब्द वाले हो गए, सही जोड़ियाँ हो गई हैं, ठीक है, और रिक्त स्थान बता दिए और सही विकल्प बता दिए। ओके साथियों, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और देखते रहिए इसी तरह इस चैनल को, और इस पर आपको केमिस्ट्री के अधिकतर टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं, सिलेबस पूरा कर रखा है। ओके, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।